हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। इसमें हमने कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको 30 वीडियो लेक्चर्स, 30 पीडीएफ्स के माध्यम से कराई है। और न केवल बैंकिंग अवेयरनेस बल्कि इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स जो कि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, साथ ही इंश्योरेंस, ये सब भी आपको कवर कराया है। अच्छा, ये आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए तो यूज़फुल रहेगा ही, साथ ही अगर आप इंटरव्यू में बैठते हैं पीओ पोस्ट के लिए या फिर आरबीआई में पोस्ट के लिए हो या फिर किसी प्राइवेट बैंक में हो, तो अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस वहाँ पर पूछा जाता है वो आप इस कोर्स से पढ़ेंगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, पीडीएफ्स देखना चाहते हैं हमारे लेक्चर्स की, तो वो भी करंट अफेयर्स फंडा पर अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की। उन्हें आप देखिए, उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम आपको इस पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, तो दोनों कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल की है। और आपको क्या करना है, हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आपको एक कोर्स हमारे दिख जाएंगे, वहाँ से बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वेयर इज़ गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ऑप्शंस हैं अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना या फिर जालंधर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the new Director General of the Central Reserve Police Force CRPF? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो कि 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और फिलहाल डायरेक्टर जनरल ऑफ असम पुलिस हैं। इन्हें नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, यानी कि CRPF का। CRPF स्पेशल डीजी वितुल कुमार अब तक CRPF चीफ के रूप में कार्य कर रहे थे। इनसे पहले 31 दिसंबर 2024 को जो CRPF के डीजी थे अनीश दयाल सिंह, ये रिटायर हो चुके थे। तो उसके बाद फिर वितुल कुमार इस पर जो है कार्य कर रहे थे, लेकिन अब परमानेंट डीजी बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है भारत में। रैपिड एक्शन फोर्स भी इसी की एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूशन एक्शन कोबरा, ये भी एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है CRPF की। 2008 में इसको बनाया गया था नक्सलाइट इंसर्जेंसी से डील करने के लिए। हु डिड कर्नाटका डिफीट टू विन द विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 फाइनल? विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में कर्नाटक ने किसे हराया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, विदर्भ। तो कर्नाटक, जिससे कैप्टन मयंक अग्रवाल रहे, इन्होंने विदर्भ को 36 रन से हराकर अपना 5वां विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल जीत लिया है। ये जो फाइनल है ये खेला गया कोटाम्बी स्टेडियम, वडोदरा में। फॉर्मर कर्नाटका बैटर एंड विदर्भ स्पीकर, विदर्भ के जो कैप्टन रहे करुण नायर रहे, ये हाईएस्ट रन गेटर रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। 779 रन्स इन्होंने किए हैं, 5 सेंचुरीज और 150 के साथ।
इंडिया एंड पंजाब स्विमर अर्शदीप सिंह ये हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं 20 विकेट के साथ। 2024-25 की जो विजय हजारे ट्रॉफी थी ये 32वां एडिशन था इस लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट का। 50 ओवर टूर्नामेंट है ये, और कर्नाटक के अलावा और भी राज्य हैं जो इसे मल्टीपल टाइम जीत चुके हैं, जैसे तमिलनाडु, मुंबई, सौराष्ट्र, ये सभी। Which country did the Indian men's and women's खो-खो teams beat in the finals of the खो-खो वर्ल्ड कप 2025? खो-खो विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय पुरुष और महिला खो-खो टीमों ने किस देश को हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, नेपाल। तो इंडियन मेंस एंड वीमेंस टीम ने यहाँ पर इतिहास रच दिया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में इन्होंने नेपाल को अपने अपने फाइनल्स में हराकर खो-खो वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल जीत दिया है। ठीक है, तो भारत के पास ही आए हैं मेंस एंड वीमेंस के खो-खो टाइटल। इंडियन मेंस खो-खो टीम जिसके कैप्टन प्रतीक वाइकर रहे, इन्होंने नेपाल को 54-36 से हराया। वीमेंस टीम जिसकी कैप्टन प्रियंका इंगली रही, इन्होंने नेपाल को 78-40 से हराया है। ये पहला एडिशन था खो-खो वर्ल्ड कप का। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का सपोर्ट इसको प्राप्त था। 20 मेंस और 19 वीमेंस टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हु वॉज रिसेंटली एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक? हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है, नाइजीरिया। देखिए जो नाइजीरिया है, इसको ब्रिक्स जो ब्लॉक है डेवलपिंग इकोनॉमिक्स का, इसका पार्टनर कंट्री बनाया गया है। ऐसा ब्राज़ील ने अनाउंस किया है। ब्राज़ील के पास ये भी चेयरमैनशिप है ब्रिक्स की। ब्रिक्स की स्थापना ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना ने 2009 में की थी। साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया 2010 में। लास्ट ईयर हमने देखा था कि ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात को भी इसमें शामिल किया गया, और हाल ही में इंडोनेशिया इसका 10वां मेंबर बना है। सऊदी अरब को भी इन्वाइट किया गया है ज्वाइन करने के लिए। नाइजीरिया 9th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बना है। इससे पहले जो हमारे पार्टनर कंट्री हैं ब्रिक्स में, वो बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उगांडा और उज्बेकिस्तान है। इन विच इंडियन सिटी डिड द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली ओपन अ न्यू कंसुलेट? संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस भारतीय शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है, बेंगलुरु। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इसने बेंगलुरु कर्नाटक में अपना एक नया कॉन्सुलेट ओपन किया है। इस सेरेमनी को अटेंड किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया और यूएस एम्बेसडर एरिक केरसेटी के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट्स के भारत में 5 कॉन्सुलेट्स हैं, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और अब बेंगलुरु में। और जो यूएस एम्बेसी है वो न्यू दिल्ली में है। ऐसे ही भारत के 5 कॉन्सुलेट हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, एटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में। और जो हमारी एम्बेसी है वो वाशिंगटन डीसी में है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स GEP रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल 26 एंड फिस्कल 27? विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल 26 और 27 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है 6.7%। तो भारत फिस्कल 26 और 27 में 6.7% से ग्रो करेगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है इसने कहा है। और जो ग्लोबल ग्रोथ रहने वाली है वो 2.7% रहने वाली है 2025-26 में। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, इन्होंने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में बताया है कि 2025-26 में भारत की जो ग्रोथ रहने वाली है वो 6.5% रहने वाली है। हु इनोग्रेट द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को इनोग्रेट किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ये इवेंट 3 वेन्यूज़ में हुआ है। भारत मंडपम में हुआ, यशोभूमि में हुआ जो कि दोनों ही न्यू दिल्ली में है, और तीसरा वेन्यू रहा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट जो कि ग्रेटर नोएडा में है। इस एक्सपो का थीम रहा बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। और इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया गया इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल EEPC के द्वारा।
When was the foundation day of the लोकपाल ऑफ इंडिया held for the first time? भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस पहली बार कब आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 16 जनवरी। देखिए, लोकपाल ऑफ इंडिया का जो फाउंडेशन डे है, जो स्थापना दिवस है, वो पहली बार इस साल मनाया गया है 16 जनवरी को मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना इसमें चीफ गेस्ट रही थी। यही दिन है 16 जनवरी का जब लोकपाल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था, जब सेक्शन 3 ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 इफेक्टिव हुआ था 16/1/2014 को। चेयरपर्सन लोकपाल ऑफ इंडिया है जस्टिस AM खानविलकर। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ श्री राम हाउसिंग फाइनेंस आफ्टर इट्स रीब्रांडिंग? रीब्रांडिंग के बाद श्री राम हाउसिंग फाइनेंस का नया नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है ट्रू होम फाइनेंस। तो श्री राम हाउसिंग फाइनेंस ने अपने आप को रीब्रांड कर लिया है ट्रू होम फाइनेंस के नाम से। इसको हाल ही में एक्वायर किया गया वारबर्ग पिनकस के द्वारा और इसके जो को इन्वेस्टर्स हैं इंक्लूडिंग कतर सोवरिन वेल्थ फंड द्वारा। तो ये जो पूरी डील रही है ये 3929 करोड़ रुपए तक की रही है। 84.44% शेयर होल्डिंग थी श्री राम फाइनेंस की, तो ये इन्होंने बेच दी है। In which category did India secure the second highest global score in the QS World Future Skills Index 2025? QS World Future Skills Index 2025 में भारत ने किस श्रेणी में दूसरा सबसे अधिक वैश्विक स्कोर हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है फ्यूचर ऑफ वर्क। देखिए, यहाँ पर QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 की हम बात कर रहे हैं और भारत यहाँ पर सेकंड मोस्ट प्रिपेयर्ड जॉब मार्केट है ग्लोबली फ्यूचर इन डिमांड स्किल्स के लिए। मतलब आने वाले फ्यूचर में, मतलब हमारे जो फ्यूचर है उसमें जो स्किल्स की डिमांड है वहाँ पर उस हिसाब से जो जॉब्स क्रिएट होंगी उसमें हम दूसरे नंबर पर हैं। हम तैयार हैं उस तरह की स्किल्स की जॉब पाने के लिए। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है। ये जो फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया गया लंदन बेस्ड क्वैकरेली साइमंड्स QS के द्वारा और ये कंट्रीज़ को रैंक दी है उनके किस तरह से वो रेडी हैं जो इवॉल्विंग जॉब मार्केट डिमांड्स हैं उसको लेकर। 4 मेन एरियाज़ हैं, स्किल्स फिट, एकेडमिक रेडीनेस, फ्यूचर ऑफ वर्क जिसमें हम सेकंड नंबर पर हैं और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओवरऑल सभी इंडिकेटर्स को मिलाकर बात करें तो हम 25वें नंबर पर हैं। फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर की तरह हमें रिकॉग्नाइज किया गया है। अच्छा, और फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में हम सेकंड नंबर पर हैं। 99.1 हमारा स्कोर है जैसा हमने पहले भी देखा। टॉप 10 कंट्रीज में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। इन्हें फ्यूचर स्किल्स पायनियर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो भारत 37वें नंबर पर है और वर्क फोर्स हैविंग द डिजायर्ड स्किल्स ऑफ फ्यूचर जॉब्स इसमें हम 40वें नंबर पर हैं। Which state government has announced the formation of a 16-member committee to draft recommendations for its artificial intelligence policy 2025? किस राज्य सरकार ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2025 के लिए सिफारिशों का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हमने एक 16 मेंबर की कमेटी को फॉर्म किया है जो में रिकमेंडेशन देगी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 के लिए। इसके अध्यक्ष होंगे डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुंबई के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, और यही बताएंगे किस तरह की AI पॉलिसी होनी चाहिए। और महाराष्ट्र पहला राज्य भी बन जाएगा जिसकी अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी होगी। साथ ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी टास्क फोर्स 2025 को भी फॉर्म करेंगे। What is the total amount approved by CCEA for the revival plan of राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार योजना के लिए CCEA द्वारा अनुमोदित कुल राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 11,440 करोड़ रुपए। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन्होंने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का रिवाइवल प्लान अप्रूव कर दिया है 11,440 करोड़ रुपए का, यानी कि फिर से इसको खड़ा किया जाए कि जो लॉस वगैरह है, ठीक है, थोड़ा पैसा डालेंगे तो अपने उधार वगैरह जो है, जो भी डेट है उसको चुकाएगी, नई इक्विपमेंट्स लाएगी जब ये पैसा मिलता है, ठीक है, सैलरी वगैरह देगी, इस तरह से काम होगा इस 11,440 करोड़ रुपए का। तो इसमें 10,300 करोड़ रुपए तो इक्विटी कैपिटल है, यानी कि सरकार इसमें डालेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रीपेमेंट करना है,
राष्ट्रीय इस्पात निगम को तुरंत कोई रीपेमेंट करना है, सरकार ने पैसा दिया और इन्हें रीपेमेंट करना है, ऐसा नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से इसमें पैसा डाला है 10,300 करोड़ रुपए का। और ये जो 1140 करोड़ रुपए का इनके ऊपर जो है लोन है, उसको क्या करेंगे, 7% की और तरह से ये डिविडेंड के तौर पर सरकार को देंगे। जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है वो डिविडेंड के रूप में देगा 7% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। 1140 करोड़ रुपए का इनके ऊपर लोन भी है। अच्छा, RINL की बात करें, शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत आती है। 100% ऑनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें। ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को ऑपरेट करती है। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन MOU टू इनहेंस कोऑपरेशन इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। भारत और किस देश ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स। तो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने MOU साइन किया है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन के लिए। ये MOU साइन किया गया एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट्स विनय क्वात्रा और क्रिस्टी कैनेगेलो, जो कि एक्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, इनके बीच में। भारत की ओर से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये रिस्पॉन्सिबल है इस MOU के एग्जीक्यूशन के लिए। विच कंपनी लॉन्च न्यू ग्लेन रॉकेट। न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन भी है ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन, जिसके फाउंडर जेफ बेजोस हैं, इन्होंने एक न्यू रॉकेट लॉन्च किया है और इसकी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट भी पूरी की है। तो इसका नाम रखा गया है, जो फर्स्ट अमेरिकन थे जिन्होंने अर्थ को ऑर्बिट किया था, उनके नाम पर न्यू ग्लेन रॉकेट इसका नाम है। फ्लोरिडा से इसने उड़ान भरी। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए अब तक का जो बिगेस्ट रॉकेट है, लगभग 400 फीट का, ये SpaceX की स्टारशिप है। नासा इसको लॉन्च भी करने वाला है इस डेकेड के लास्ट में एस्ट्रोनॉट्स को सेंड करने के लिए मून पर। ओडिशा एंड विच कंट्री साइन MOU टू एस्टैब्लिश फिनटेक हब इन भुवनेश्वर। ओडिशा और किस देश ने भुवनेश्वर में फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी, सिंगापुर। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट है, इन्होंने सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ MOU किया है, जिसके तहत ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा भुवनेश्वर में फिनटेक कोलेब्रेशन के लिए। ये MOU साइन किया गया। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं थर्मन शंभुरत्नम, इन्होंने हाल ही में उड़ीसा को विजिट किया है, तो इसी दौरान ये MOU साइन किया गया है। और ये दिखाता है हमारे जो उद्देश्य है 2047 तक सबके पास इंश्योरेंस हो, उसको सुदृढ़ करता है। विच इंडियन नेवी शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द ला पेरोज एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज ला पेरोज अभ्यास में भाग ले रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, INS मुंबई। तो इंडियन नेवी एक मेगा वार गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां पर 8 नेशंस की नेवल फोर्सेस पहुंची हुई हैं। तो इंडो पैसिफिक में जो चाइना की जो मिलिट्री प्रेजेंस है, उसको यहाँ पर जो है मतलब टक्कर देने वाली बात हो गई है। तो 4th एडिशन है ये इस नेवल एक्सरसाइज का, इसका नाम है ला पेरोस। ये कहाँ पर हुई है? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में, एज वेल एज मलक्का, सुंडा एंड लोम्बोक स्टेट्स में। तो भारत की ओर से यहाँ पर जो हमारा इंडियंसली डिजाइंड एंड बिल्ड गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर INS मुंबई, ये पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया के अलावा US, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इनकी नेवल फोर्सेस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज रत्तापानी टाइगर रिजर्व लोकेटेड? मध्य प्रदेश। हु इज सिलेक्टेड टू बी द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो। Nathan Anderson is the founder of which investment research firm slated to wind up operations soon? Hindenburg Research. The Bora Tyohar or Mako Ka Tyohar is the annual festival celebrated by the Hatti tribes in which state? Himachal Pradesh. Seeds of which plant were germinated by the Vikram Sarabhai Space Center's compact research module for orbital plant studies in orbit? Answer is copy seeds. तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। विच इज़ द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद अ डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर? ऑन विच स्टेट वॉज द 358th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द गुरु गोबिंद सिंह जी सेलिब्रेटेड? विच इज़ द ओनली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया हैविंग अ फुल फ्लेज्ड फायर सर्विस विंग? ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में।
वेन वॉज द सेंटर्स स्वामित्व यानी कि सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्कीम लॉन्च्ड? What is the name of India's first indigenous surgical telerobotic system to successfully conduct two complex heart surgeries over a distance of 286 kilometers? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इनको करने की कोशिश क्या कीजिए, इसके आंसर करने की कोशिश क्या कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।